हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम फिर बात करने वाले हैं विलियम वेवेल का प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी यानी कि प्रगामी तरंग सिद्धांत। इससे पहले फ्रेंड्स आपने देखा होगा मैंने डार्विन का अपतन सिद्धांत, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत मैं करा चुका हूँ। आज ये 4 नंबर का सिद्धांत है, 4 नंबर का। इसको देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, ये जो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये जो है मैच द फॉलोइंग के माध्यम से यह पूछा जाएगा। कौन सा ज्वार भाटा से संबंधित है, कौन सा कोरल रीफ से यानी प्रवाल भित्ति से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी किसने दी थी। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कोट के माध्यम से या फिर मैच द फॉलोइंग के माध्यम से, यानी कि जो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है कब आई थी, तो 1833 में 1833 में आई थी। पूछा जाएगा इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बताया गया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ के बारे में बताया था। इन्होंने बताने का प्रयास किया था कि जो प्राथमिक तरंगें होती हैं यानी जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो पूरब से यानी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती हैं और उत्तर की ओर जाकर मुड़ जाती हैं। यहाँ से पूछा जाएगा जो विलियम वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत है, उन्होंने जो तरंगों की गति बताई थी वो किधर से किधर को बताई थी, तो ईस्ट से वेस्ट जाती हैं और 0 अक्षांश के बाद में वो उत्तर की ओर मूव हो जाती हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि जो इन्होंने बताई थी तो पूरब से पश्चिम की ओर और दूसरी बात उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। जो नीचे से यहाँ तक जाती हैं इनको प्राथमिक तरंग कहते हैं, जो बिल्कुल सीधी चली जाती है। और जब जैसे ये 0 अक्षांश यानी लेटीट्यूड आता है, इक्वेटर आता है, तो ये एक सेकेंडरी वेव के रूप में यानी कि जिग जैग करते हुए टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के माध्यम से नॉर्थ की ओर चली जाती है। इन्होंने बताया था ईस्ट से वेस्ट यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है और 0 डिग्री अक्षांश के बाद में उत्तर की ओर मूव हो जाती है। इसी को कहा जाता है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। इसको प्रोग्रेसिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में प्रोग्रेस करती रहती है, लगातार आगे बढ़ती रहती है, जिसको प्रगामी तरंग कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट। और इन्होंने बताने का प्रयास किया था, आप इसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा था, 1 मिनट फ्रेंड्स, लाइट चली गई। इन्होंने बताया प्रगामी तरंगें किसी एक स्थान से उत्पन्न होकर पूरब से पश्चिम दिशा में संचरण करते हुए उत्तर दिशा में आगे बढ़ती हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनका पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। यह लगातार गतिशील रहती हैं, इसलिए इन्हें प्रोग्रेसिव वेव तरंगें या प्रगामी तरंगें कहते हैं। आगे देख लेते हैं। विलियम वेवेल के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में स्थलखंड तथा उच्चावच का अभाव पाया जाता है। आप सभी को पता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है अपना, वहाँ उच्चावच की कमी है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो ओनली 19% या 19% स्थल है, केवल दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है फ्रेंड्स, और 81% जल है यानी कि महासागर है। ये पूछा जा सकता है। अगर टोटल जल की बात करें पूरी पृथ्वी पर तो 71% है और 29% जो है स्थलखंड है। लेकिन केवल साउथ की बात करें तो 81% जो है महासागर है, 19% केवल स्थलखंड है। तो उन्होंने बताया कि विलियम वेवेल के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध के महासागर में स्थलखंड तथा उच्चावच का अभाव पाया जाता है। वहाँ चंद्रमा के आकर्षण बल अधिक कार्य करता है। यानी इन्होंने कहा था कि दक्षिणी गोलार्ध में जो चंद्रमा का जो आकर्षण बल है अधिक कार्य करता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में ही इन तरंगों की सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है। ये पूछा जा सकता है कि विलियम वेवेल के अनुसार जो तरंगें होती हैं कहाँ सबसे पहले उपस्थित होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। कारण क्योंकि वहाँ जल की अधिकता है और उसका चंद्रमा का जो प्रभाव है अधिक पड़ता है। इन तरंगों के शीर्ष को ज्वार तथा गर्त को भाटा कहते हैं। यानी इस तरह से चलते हैं तो इसको ज्वार और इसको भाटा कहा जाता है। ये तरंगें, 1 मिनट फ्रेंड्स, दिख रहा है। ये तरंगें दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में उत्पन्न होकर पूरब पश्चिम यानी मैंने बताया था पूरब से पश्चिम की दिशा में चलते हुए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर आगे बढ़ती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही पूछा जा सकता है
तब इनके मार्ग में मिलने वाले थल बाधा उत्पन्न करती हैं। यानी कि जैसे ही ये दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाती हैं तो जो बीच में स्थलखंड पड़ते हैं तो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए ये जल है, यहाँ से जाते हैं तो जब स्थलखंड वहाँ मिलते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है, यानी वेव जो जाती हैं उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं, जिससे ये तरंगें क्या होती हैं, टूट कर टकरा कर क्या हो जाती है, टूट जाती हैं, स्थलखंड से टकराती हैं और टूट जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न उन तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं। यानी दक्षिणी गोलार्ध में प्राथमिक तरंग होती हैं, लेकिन जैसे ही वो टूट जाती हैं वो सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंग कहलाती हैं। ये कहने का इनका मतलब था। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न उन तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं। यह प्राथमिक तरंग चंद्रमा के आकर्षण बल से प्रभावित रहती है। ये कूट के माध्यम से 3-4 कूट दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा क्या ये सही है क्या गलत है, तो वहाँ से आपको मैच करना होगा यानी चूज करना होगा। किंतु उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड से टकराकर टूटने के बाद ये द्वितीयक अथवा गौण तरंग में परिवर्तित हो जाती है। पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध में इसको द्वितीयक तरंग कहते हैं या प्राथमिक तरंग कहते हैं, तो फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध में सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंग कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में प्राथमिक तरंग कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध से उत्पन्न होती हैं, तो जहाँ उत्पन्न होती हैं वहाँ तक चलती रहती हैं, जैसे ही स्थलखंड आता है टकराती है टूट जाती हैं, वहाँ से ये सेकेंडरी वेव्स बन जाती हैं। आगे देख लेते हैं। द्वितीयक तरंगें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ती हैं, यानी द्वितीयक तरंग जो है स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ती हैं, इसलिए तटों पर पहुँचते समय इनका वेग अधिक हो जाता है। आपको पता है जैसे ही जल तट से टकराता है तो उसकी जो ऊंचाई होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 4 मीटर तक, 2 से 4 मीटर। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, इनडायरेक्टली यहाँ से नहीं लिया था, ये पूछा जाएगा तटों पर पहुँचने के बाद जो तरंग होती है इनकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, 2 से 4। आप PYQ अगर उठाएंगे तो वहाँ ये देखने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने ये 2 से 4 की बात नहीं की थी, लेकिन ये इतना होता है जैसे ही तट के पास पहुँचती है इनका वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाई तक ये वेव उठ जाती है। अब आगे देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न इन तरंगों का उत्तरी गोलार्ध में पहुंचने पर लगातार देरी होती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न इन तरंगों को उत्तरी गोलार्ध में पहुंचने पर, क्योंकि कोई भी फ्रेंड्स अगर नीचे से उत्पन्न होगी कोई चीज़ जैसे ऊपर जाएगी तो काफ़ी समय लगेगा, लगातार देरी होती है, इसीलिए ज्वार एक ही देशांतर पर अलग अलग समय में उत्पन्न होता है। यानी उन्होंने बताया था कि जब देरी से अगर पहुँचेगी वेव्स तो एक ही देशांतर पर अलग अलग समय में उत्पन्न होती हैं, इन्होंने बताने का प्रयास किया था। फिर इसकी आलोचना देख लेते हैं। आलोचना क्या कहा था इन्होंने आलोचना में, यह आलोचना पूछी जा सकती है। आलोचना में था फ्रेंड्स, यदि इनके सिद्धांत को सही मान लिया जाए तब ज्वार पहले दक्षिणी गोलार्ध में एवं बाद में उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होने चाहिए, इन्होंने ये कहा था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में भी पहले ज्वार आते हैं, जैसे कि बिबिल थॉम्सन कटक है वहाँ भी आते हैं, फंडी की खाड़ी है जो कि उत्तरी गोलार्ध में वहाँ भी आती हैं, और ये कहते हैं कि सबसे पहले जो ज्वार आएगा वो दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। यहाँ आकर इनकी जो थ्योरी है आलोचना से घिर जाती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा और है क्या बताने का प्रयास किया था आलोचना में। आलोचना तो सारे राइटर की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इनका बेस बनाकर आगे जो थ्योरी और ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती हैं, क्योंकि कोई ना कोई आधार बनाकर उसमें से ही पूछ लिया जाता है। किंतु केप हॉर्न दक्षिणी अमेरिका, फेयरबॉल, ग्रीनलैंड में एक साथ ज्वार आता है। ये कह रहे थे पहले दक्षिणी गोलार्ध में आता है, लेकिन केप हॉर्न दक्षिणी अमेरिका जो फेयरवेल है और ग्रीनलैंड आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में है, फिर भी एक समय में आता है। ये बोलते हैं सबसे पहले दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, तो यहाँ इनकी थ्योरी जो है आलोचना से घिर जाती है। इनके सिद्धांत के अनुसार सबसे ऊंचा ज्वार दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक तरंगें हैं, तो प्राथमिक तरंगें जितनी तेज जाएंगी तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, और आपने वो सुना होगा उसकी संधि है भूमध्य सागर के पास, वहाँ भी ज्वार आता है काफ़ी ऊंचा, तो ये यहाँ गलत हो गए। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्तरी गोलार्ध में कनाडा के तट पर फंडी की खाड़ी में आता है। आप देखिए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में पहले आता है, तो इनके अनुसार सबसे ज़्यादा जो बड़ा ज्वार ऊंचा ज्वार आता है दक्षिणी गोलार्ध में आना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, इसलिए इनकी आलोचना हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये रही इनकी थ्योरी, और मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कब क्या पूछा जा सकता है इसमें। तो फ्रेंड्स
आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कैसी वीडियोज़ लगी। मैं कोशिश करूँगा कल आप देख रहे हैं हेयर इसका अप्रोग्रामी तरंग सिद्धांत जो 1960 में आया था। ये इससे पहले जो था प्रोग्रामी था, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी था। ये अप्रोग्रामी तरंग सिद्धांत है, इसको कल देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं कमेंट में कैसी लगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे सेटलमेंट से हैं, चाहे ओशनोग्राफी से हैं, जब तक एग्ज़ाम होगा मैं डेली एक जो है कराता रहूँगा, जिससे थोड़ा आसान हो जाए पेपर में, अगर आ जाए तो हो जाए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।